तो सर ये आपका नाम वेद वचन है, इस नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? जैसे आपने सुना होगा, लोग अगर म्यूजिक या डीजे फील्ड में जाते हैं जी। तो अपना नाम रख लेते हैं डीजे सो एंड सो, जैसे डीजे ये डीजे वो। मुझे वो नहीं चाहिए था क्योंकि मैं थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक के साइड जा रहा था, तो मैंने उन्हीं लोग को आइडलाइज किया, जैसे डेविड गेटा हो गए, एफ्रोजैक हो गए। इन सब के नाम के आगे कभी डीजे नहीं लगा। जैसे कि हर एक्टर चाहता है कि वो एक माया नगरी मुंबई पहुंचे, तो मैं पहुंचा वहाँ पे। मैं म्यूज़िक का कोर्स करने पहुंचा, बट लकीली मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दी एज एन असिस्टेंट। तो एक वेब सीरीज़ आई थी हॉटस्टार पे, ग्रहण। तो वो 84 के दंगों पे बेस्ड थी, उसमें एक लव स्टोरी थी प्यारी सी। मैं उसमें असिस्टेंट की तरह मैंने काम किया, मैंने काम सीखा, और काम सीखते सीखते वो एक पड़ाव पार हुआ, फिर दूसरा पड़ाव पार हुआ, फिर किसी ने मुझे उस काम की वजह से या मेरे वर्क एथिक्स की वजह से एनिमल की टीम को रिकमेंड करा। तो मैं डायरेक्टर सर जो संदीप रेड्डी वांगा जी हैं उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई मेरी। ये लाइफ में बदलाव आया कि मुझे कहीं पे ज़्यादा अपने आप को कि मैंने कास्टिंग में क्या किया है, मैंने सिर्फ ये बताया कि एनिमल, बात खत्म हो जाती थी। उसके अलावा कोई आदमी बायोडेटा नहीं मांगता था कि पहले लुक तो सही बैठे, क्योंकि लुक जब सही बैठेगा तभी आप एक्टिंग की ओर बढ़ोगे। अगर एक्टर बहुत अच्छा है बट उसकी हाइट 6 फुट नहीं है, वो उस किरदार में नहीं जा रहा है, तो हम कैसे उस एक्टर को ला सकते हैं? कहते हैं इस चमकती हुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर चेहरा सिर्फ कैमरे के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर भी पूरी दुनिया को एंटरटेन करने का दम रखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी है मौजूद है जो एक्टिंग भी जानती है, कास्टिंग की दुनिया को भी करीब से समझते हैं और म्यूजिक के जरिए इमोशन को फील कराना भी जानते हैं। एनिमल जैसी बड़ी फिल्म से लेकर अपने यूनिक आइडेंटिटी वेद वचन तक, इनका सफर क्रिएटिविटी, स्ट्रगल और मिशन का एक शानदार मिक्स रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं वेदांत शाह अक्का वेद वचन का और जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके स्ट्रगल्स, बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई अनसुने किस्से। यू आर वॉचिंग अवर पॉडकास्ट। मैं हूं कौशाम्बी सोमवंशी और ये बातचीत होने वाली है बड़ी ही खास। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम वेदांत शाह जी से बात करेंगे इस पॉडकास्ट चैनल में और उनकी लाइफ से जुड़ी हर एक बात पे, पहलू पे नजर रखेंगे कि उनकी लाइफ स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। तो सर ये आपका नाम वेद वचन है, इस नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? ये जैसे आपने सुना होगा, लोग अगर म्यूजिक या डीजे फील्ड में जाते हैं जी, तो अपना नाम रख लेते हैं डीजे सो एंड सो, जैसे डीजे ये डीजे वो। मुझे वो नहीं चाहिए था जी। क्योंकि मैं थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक के साइड जा रहा था, तो मैंने उन्हीं लोग को आइडलाइज किया, जैसे डेविड गेटा हो गए, एफ्रोजैक हो गए। इन सब के नाम के आगे कभी डीजे नहीं लगा। इनका नाम ही बहुत था ये बताने के लिए कि ये म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं एंड डीजे हैं जी। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में रखा था वेद। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एक छोटे म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरह जी। धीरे 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 वो चैनल बंद हो गया। खुद ही उस पर कुछ स्ट्राइक आ गई, तो अगला नाम फिर वो वेद नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा अच्छा एक और शब्द चाहिए, तो मैंने वेद वाणी लिखा। उसमें भी उसने कुछ इशू शो करा, वो भी बंद हो गया। फिर मैंने वेद वचन करा और वो फिर ऊपर वाले की वजह से वो नाम खुद ब खुद स्पॉटिफाई, यूट्यूब, हर जगह वही नाम सर्कुलेट हो गया। तो मुझे लगता था ये ऊपर वाले की कुछ चाल है, तो इसलिए मैंने वेद को फिर वेद वचन ही कर दिया। बस यही है मैम। फिल्म एनिमल से चैलेंजिंग, मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट्स से देखा, क्योंकि आपने लिखा है बीकॉम आपने किया है, जी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुंचे? अब एनिमल का सफर कैसा रहा? फिर पूरी स्टोरी सर बताइए शुरुआत से। मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, तो मैं उस टाइम पे थिएटर्स कर रहा था जी। थिएटर्स के साथ साथ मैं एनसीसी कैडेट भी था, तो थोड़ा सा वहाँ से जो डिसिप्लिन आया वो वहाँ से आया, थैंक्स। तो
जब मैंने थिएटर में सीखा कि एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग कैसे होती है, क्या उसके नुआंसेस होते हैं, क्या उसके जार्गन्स होते हैं, कैमरा एक्टिंग कितनी डिफरेंट होती है, थिएटर स्टेज एक्टिंग कितनी डिफरेंट होती है, तब मुझे लगा कि इसमें मुझे कुछ परस्यू करना चाहिए। तो जैसे कि हर एक्टर चाहता है कि वो एक माया नगरी मुंबई पहुंचे, तो मैं पहुंचा। वहां पे मैं म्यूजिक का कोर्स करने पहुंचा, बट लकीली मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दी एज एन असिस्टेंट। तो एक वेब सीरीज आई थी हॉटस्टार पे, ग्रहण। तो वो 84 के दंगों पे बेस्ड थी, उसमें एक लव स्टोरी थी प्यारी सी। मैं उसमें असिस्टेंट की तरह मैंने काम किया, मैंने काम सीखा, और काम सीखते सीखते वो एक पड़ाव पार हुआ, फिर दूसरा पड़ाव पार हुआ, फिर किसी ने मुझे उस काम की वजह से या मेरे वर्क एथिक्स की वजह से एनिमल की टीम को रिकमेंड करा। तो मैं डायरेक्टर सर जो संदीप रेड्डी वांगा जी से मिला, जिन्होंने कबीर सिंह उस टाइम पे करी थी, उसके बाद ये एनिमल कर रहे थे। उनको मैं समझ में आ गया मैं कौन होता हूं कि उनसे काम बना करूं। तो मैंने उनके लिए काम करना शुरू करा। धीरे धीरे मुझे क्रिएटिव फ्रीडम, एक चीज होती है जो एक आर्टिस्ट को बहुत जरूरी होती है, उन्होंने हम लोग को बहुत क्रिएटिव फ्रीडम दी कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है, आप कर लीजिए, मैं बाद में देख लूंगा, सुपरवाइज कर लूंगा। हमने कहा ठीक है। तो वो जो हैंड होल्डिंग उन्होंने करी, वो जो उन्होंने फ्री स्पेस दिया एनिमल के दौरान, मुझे लगता है वो एनिमल के टीम के हर एक पात्र को वो फ्रीडम उन्होंने दिया, इसीलिए वो मूवी इतनी सक्सेसफुल निखर के आई। तो एनिमल के बाद से फिर ये लाइफ में बदलाव आया कि मुझे कहीं पे ज्यादा अपने आप को कि मैंने कास्टिंग में क्या किया है, मैंने सिर्फ ये बताया कि एनिमल, बात खत्म हो जाती थी। उसके अलावा कोई आदमी बायोडेटा नहीं मांगता था। तो ये एक एनिमल ने मेरे लाइफ में बदलाव लाया। तो कास्टिंग डिपार्टमेंट में कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सिर्फ एनिमल के लिए या जनरली? जनरली जनरली कास्टिंग डिपार्टमेंट में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप टेबल के इस पार होते हो और आप कास्ट कर रहे होते हो एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, कि देखिए डायरेक्टर का एक विजन है। डायरेक्टर या राइटर जो होते हैं वो एक कहानी कागज पे लिखते हैं, उनका एक जो विजन होता है वो उनके दिमाग में है। अब उनके दिमाग से वो किरदार कागज पे तो उतरा है, बट उसका कोई पिक्चर नहीं बन पाता। अब हो सकता है 6 फुट हाइट के लंबे बाल वाले जी, कई लोग हो सकते हैं, बट उसमें से वेदांत कौन सा है, ये एक चीज ढूंढना डायरेक्टर के नजरिए से बहुत जरूरी लगा। तो अब हम लोग उस पे इतना श्योरिटी से काम करते हैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस हम लोग लाते हैं कि पहले लुक तो सही बैठे, क्योंकि लुक जब सही बैठेगा तभी आप एक्टिंग की ओर बढ़ोगे। अगर एक्टर बहुत अच्छा है बट उसकी हाइट 6 फुट नहीं है, वो उस किरदार में नहीं जा रहा है, तो हम कैसे उस एक्टर को ला सकते हैं? तो ये हमने जो ड्रॉबैक्स है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उनका विजन क्या है और आपका विजन क्या है, दोनों को एक जगह चैनलाइज करके मिला के रखना और फिर एक्टर को सेलेक्ट करना जी। फिर एक्टर भी उस लेवल पे जा रहा है यानी उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है यानी, ये एक बहुत टफ जॉब होता है। काफी बार ऐसा होता होगा कि इरिटेशन हो जाती होगी या बार बार वही टेक्स वही वो, तो क्या मतलब कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता होगा कि क्या एक्सप्लेन कर दूं, कैसे एक्सप्लेन कर दूं कि समझ आ जाए बात? ये आपने बहुत अच्छी बात कही जी। क्योंकि जब हम लोग जैसे एक ऑडिशन स्क्रिप्ट एक एक्टर को भेजते हैं कि आप ये प्रिपेयर करिएगा, जी। तो उस ऑडिशन स्क्रिप्ट में हम किरदार के बारे में भी लिखते हैं, किरदार का बैकग्राउंड भी लिखते हैं और छोटी मोटी चीजें बता देते हैं उनको कि ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसका बिहेवियर है, ऐसा ऐसा है। बट ये हमने बता दिया। कुछ लोग होते हैं जो वही चीज सेम टू सेम कर देते हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि इसी दायरे में रह के मैं क्या नया कर सकता हूं। अब जैसे डायरेक्टर ने कुछ लिखा कि यह कप सफेद है, एक्टर इस कप को सफेद बोलेगा नहीं, वो पर शो कर देगा कि हाँ ये कप सफेद है। तो इस तरह की चीज अगर एक्टर कुछ ऐड ऑन करता है तो हमें लगता है कि ये बेटर है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वैसा तो फिर सारे ऑडिशन सेम हो गए ना। जैसे हमने उनको बताया कि भाई ये तुम्हारा 1 पॉइंट है, ये तुम्हारा 2 पॉइंट है, ये तुम्हारा 3 पॉइंट है, ये लाइन है, ये डायलॉग है, ये उसका बिहेवियर है, बात खत्म। हर आदमी अगर उसी ढर्रे पे चलेगा तो सारे ऑडिशन हो जाएंगे कि कॉपी पेस्ट है। बट एज एन एक्टर आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो? आप उसमें कोई जैसे अगर
लखनऊ का किरदार है, जी। तो आपने उसमें लखनऊ का कोई ऐसा जार्गन जैसा यूज कर लिया, जैसे अमा यार लखनऊ में बहुत चलता है, तो उन्होंने अमा यार यूज कर लिया कहीं पे बीच में, तो डायरेक्टर भी समझेगा नहीं, इसने किरदार तो पढ़ा ही पढ़ा है, इसने किरदार का बैकग्राउंड ये भी पढ़ा कि वो लखनऊ से था। तो मुझे लगता है ये एक एक्टर का होमवर्क बहुत जरूरी होता है। तो हम कभी कभी इस चीज में इरिटेट हो जाते हैं कि यार आपको हर चीज स्पून फीड नहीं हो सकती, किसी भी काम में आपको हर चीज स्पून फीड नहीं हो सकती। मैं खुद भी एक एक्टर रहा हूं, मैंने खुद थिएटर्स करा है, मैंने खुद भी ऑडिशंस की लाइनें में लगा हूं, मैंने खुद धक्के खाए हैं, पर इसलिए मैं एक्टर्स को ज्यादा समझता हूं मुझे लगता है, क्योंकि मैं वो जो टेबल है ना, मैं उस टेबल के दोनों साइड रह चुका हूं। तो जब से मैं इस साइड आया हूं तो मैं ये चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलतियां वो आने वाले एक्टर्स ना करें, ये मैं बताना चाहूंगा। आउटसाइडर्स का बॉलीवुड में कोई भी स्पेस है, आपको क्या लगता है? स्पेस है, देखिए मैं नेपोटिज्म को खराब पूरी तरह से नहीं बोल सकता। देखिए अगर हमारे माँ बाप किसी चीज को करने के सक्षम हैं, जैसे मेरे फादर अगर डॉक्टर होते तो वो अपना पूरा जोर लगाते अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता जी। तो अगर वो एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, दे ब्रीद एंटरटेनमेंट, दे ब्रीद फिल्म मेकिंग, दे ब्रीद एक्टिंग, तो मुझे लगता है वो बचपन से उसी माहौल में पले बड़े हैं, और हर किसी की किस्मत भी साथ नहीं देती। तो आपने देखा होगा कि कई प्रोड्यूसर्स के बच्चे आए और चले गए और सक्सेसफुल नहीं हुए जी। बट जो सक्सेसफुल हुए तो उनको फिर पब्लिक ने भी सर आंखों पर रखा। अब आउटसाइडर को अगर हम ले लें तो देखिए आउटसाइडर के लिए कोई भी काम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप लोग मीडिया फील्ड से हैं, कोई एक आउटसाइडर आता है उसको मीडिया फील्ड में क्रैक करना है, तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। अगर उसको कुछ हैंड होल्डिंग नहीं है, कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, तो उसके लिए थोड़ा टफ होगा। एक्टर्स को अक्सर ये लगता है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूं तो मैं एक अच्छा एक्टर हूं। नहीं, आप गुड लुकिंग हैं, आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप एक अच्छा नाटक पेश कर सकते हैं, तब आप अच्छे एक्टर हैं। और आजकल की इंडस्ट्री इस बात का बहुत जीता जागता प्रमाण है कि शक्ल सूरत के आगे हमारी इंडस्ट्री बढ़ गई। आप कितने एक्टर्स ऐसे हैं जो 40 इयर्स की एज में डेब्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको वो मौका अब मिल रहा है। तो आउटसाइडर के लिए टफ है, जरूर टफ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कहां जाना है। कई बार वो कुछ फेक लोग से उल्लू भी बन जाते हैं कि किसी ने कहा कि भैया आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको कल रोल दिलवा देंगे। तो जिनको नहीं पता उन बेचारों का फायदा भी उठाया जाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका थोड़ा सा, अब क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, आप फॉर्मल ट्रेनिंग इंटरनेट पे ले सकते हैं। इंटरनेट पे इस टाइम पे सब कुछ है, आप जाइए। आप बॉम्बे जाने से पहले मुझे लगता है अपना थोड़ा होमवर्क कर लीजिए। सिर्फ अच्छा दिखना, अच्छा पहनना एक अच्छा एक्टर नहीं होता, मैं ये कहूँगा। क्या आपको लगता है कि आज का जो बॉलीवुड है कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आ गया, एंथम हो गया है कि अगर मैं सुंदर दिख रही हूँ या मैं अच्छा दिख रहा हूँ या मैं हैंडसम हूँ, मुझे एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज बताई कि किसी का फायदा उठाना एंड ऑल, तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे तो बहुत ऐसी न्यूज आती थी कि किसी ने लड़कियों के साथ ऐसा हो गया, तो उस चीजों पे आऊंगी, सेंसिटिव है थोड़ा, बट क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि ऐसी गर्ल्स या ऐसे लोग आए हैं जो इस तरीके के डिपार्टमेंट में रहे हैं? ओके, इस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी फील्ड हो इस दुनिया की या कोई भी चीज हो इस दुनिया की, उसके दो पहलू जरूर होंगे, एक अच्छा एक बुरा। तो सिमिलरली इस फील्ड के भी दो ही पहलू हैं, अच्छा और बुरा। और देखिए हर तरह के लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने जो चीजें सुनी हैं या जो आपके सामने मीडिया ने लाया होगा वो गलत लाया। कुछ केसेस होते हैं और नो डाउट ऐसे इंस्टेंसेस हैं इंडस्ट्री में, पर हम ये नहीं कह सकते, हम सबको एक ही नजरिए से नहीं देख सकते कि पूरी इंडस्ट्री ही गलत है या हर कास्टिंग डायरेक्टर गलत है या हर प्रोड्यूसर गलत है। तो मुझे ये जरूर लगता है कि हमें एक ही साइड सोच के पूरी इंडस्ट्री को जज नहीं करना चाहिए।
क्यों, आपको क्या लगता है कि आज जो जनरेशन आ रहा है कहीं ना कहीं लड़कियां ही उस तरीके की हो गई हैं कि हाँ अब उनको एक ही चीज शॉर्टकट नजर आ रहा है, जो आज के जेनजीज हैं खासकर? काफी ओके, मैं पूरी जनरेशन से तो मिला नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकता जी। बट मुझे लगता है कि लोगों में ये एक नजरिया जरूर है कि हाँ अगर मेरा काम बन रहा है तो व्हाई नॉट। ये हर फील्ड में है कि जैसे लड़के होंगे तो कुछ और, लड़की होंगी तो कुछ और, बट प्रॉब्लम ये मुझे लगता है ये ह्यूमन साइकोलॉजी ही है कि अगर हमें कोई चीज सैक्रिफाइस करके एक बड़ा गेन मिल रहा है तो व्हाई नॉट। कुछ की ये सोच हो सकती है बट सबकी नहीं है, ये मैं जरूर बता सकता हूँ। आपके केस में ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? देखिए वो बिलो द, मतलब आप बिटवीन द लाइंस जब पढ़ोगे, बिटवीन द लाइंस एक मैसेजिंग होती है, एक प्रोफेशनल डेकोरम होता है एक आर्टिस्ट और एक कास्टिंग डायरेक्टर के बीच का। वो डेकोरम अगर आप फॉलो करोगे तो आप कभी इस ट्रैप में मुझे लगता है नहीं फंसोगे। कि एक डिसेंट टाइम होना चाहिए आर्टिस्ट से बात करने का, एक डिसेंट लैंग्वेज होनी चाहिए आपके मैसेज की। देखिए हर तरह का कंटेंट बनता है पर उस कंटेंट को भी आप डिसेंट वे में बता रहे हैं या नहीं, आप कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, बी इट डायरेक्टर्स, बी इट कास्टिंग डायरेक्टर्स, बी इट प्रोड्यूसर, एक वो प्रोफेशनलिज्म अगर है तो मुझे लगता है वो गैप हमेशा रहेगा जो कि खराब हो जाता है। अक्सर लोग ज्यादा खुल जाते हैं मुझे लगता है। म्यूजिक डायरेक्शन में कैसे इंटरेस्ट आया इसका, ये मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि म्यूजिक आपका जहां जो हमने पेज देखा है उसमें आपको काफी इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये कास्टिंग डायरेक्टर फिर म्यूजिक डायरेक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन, तो म्यूजिक प्रोडक्शन में कैसे इंटरेस्ट आया आपको? एक मेरा बहुत पहले मैंने एक शो किया था, मार्टिन गैरिक्स करके एक डीजे हैं जी। विश्व, मतलब विश्व के नंबर 1 डीजे थे वो जी। हैं, मतलब अभी रैंकिंग बदल गई है बट ही इज स्टिल देयर। तो वो इंडिया आए थे, इंडिया टूर था उनका। तो उस टाइम पे मेरा एक ऐसे इंटरव्यू हुआ था तो आर्टिकल छपा था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि लोग जैसे फरहान अख्तर को देखते हैं कि अरे वो तो डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, गाना भी गा लेता है, बहुत अच्छी बात है। आयुष्मान खुराना को देखते हैं कि अरे वो तो एक्टर भी है, गाना भी गा लेता है, बहुत अच्छी बात है। बट कोई नया नाम अगर ऐसे आगे चढ़ के आता है तो लोग उससे कहते हैं यार एक चीज पे फोकस करो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तुम एक चीज पे पूरा फोकस करो, दूसरी चीज ना करो वरना तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तो मैंने मतलब ऊपर वाले की कृपा भी ये है कि मैंने कास्टिंग और म्यूजिक पे अपना बराबर ध्यान रखा और दोनों ने मुझे दिया। कास्टिंग में मैंने इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसिंग फिल्म करी, एनिमल, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। म्यूजिक में मैंने इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल में दुनिया के नंबर 1 डीजे के लिए स्टेज ओपन किया, सनबर्न। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो ठीक जा रहा है। तो अगर फरहान अख्तर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? देखिए ऊपर वाले ने सारे इंसानों को बराबर बनाया है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं ट्राई तो कर ही सकता हूं ना। फेल होऊंगा तो शायद मेरा ही डिसीजन होगा वो, मैं उसको किसी और के ऊपर नहीं थोपूंगा कि भाई इसने मुझसे कहा था। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा? ओके, सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी लाइफ का था अकेले मुंबई में रहना और सरवाइव करना। क्योंकि मैं जब गया मैं किसी को नहीं जानता था, मेरी एक मुंह बोली बहन रहती थी वहां पे जी। तो उनके घर पे मैं गया जरूर बट मैं, मुझे लगता है 4 दिन रहा। मैं थोड़ा सा एहसान से दूर भागता हूँ, मैं एहसान नहीं ले पाता। तो मैंने अपना देखा, एक भाई जैसे बन गए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पे आओ, यहाँ पे रह के अपना घर ढूंढो। मैं उनके घर पे 2 दिन रहा बट मैंने फिर घर तुरंत ढूंढ लिया। मुझे वो एहसान नहीं चाहिए था। हालांकि बहुत अच्छा है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप पे आपको हेल्प करते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए था। फिर वहां पे जब मैंने सर्वाइवल देखा, अकेले रहा, उसी में कोविड की दूसरी लहर भी आई 2021 में, जिसमें मुंबई में बहुत मतलब जोर से फैला हुआ था वायरस। उस टाइम पे जो मेरे कुछ दोस्त भी बने थे गिने चुने, वो सब भी अपने शहर लौट गए, पर मैंने कहा था नहीं, मैं मुंबई में रहूंगा।
और मैं 11 महीने मुंबई में टोटल अकेला था। मुझे लगता है वो एक स्ट्रगल था, बट उस स्ट्रगल से निकलने के बाद मुझे मेरी लाइफ में जितना भी हुआ सब अच्छा हुआ। उस स्ट्रगल के दौरान मैंने किताबें पढ़ी। मैं मतलब बहुत धार्मिक नहीं हूं, बट हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी उस दौरान, और उसने मुझे सही में बहुत हेल्प करी। तो शायद वो मेरा समय था वो किताब पढ़ने का। तो वही एक स्ट्रगल था, जैसे अर्जुन जब परेशान थे तभी उनको गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जब जी। शायद मैं परेशान था तभी मुझे गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगता है। जो आजकल की जनरेशन है जो कास्टिंग डायरेक्टर में आना चाहती है या कास्ट करना चाहती है, स्टार्टअप करना चाहती है, तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले खुद एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको खुद एक्टिंग नहीं आती, आप दूसरे एक्टरों को कैसे पॉलिश करोगे, कैसे स्क्रूटनी करोगे उनकी, कैसे समझोगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे उनको आप गाइड करोगे कि ऑडिशन कैसे देना है। तो मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर स्वयं एक एक्टर पहले होता है, और ये इंडस्ट्री का सत्य है। जितने कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, सब खुद एक्टर थे। सब हो सकता है एक्टर बनने ही आए हो मुंबई, मैं भी उनमें से एक था, बट मैंने म्यूजिक की फील्ड को पहले चुना। एक्टिंग ने भी नहीं, कास्टिंग डायरेक्शन ने मुझे चुना, बट कहीं ना कहीं वो एक्टिंग के बहुत क्लोज है। डायरेक्शन बहुत अलग चीज है, बट कास्टिंग डायरेक्शन और एक्टर ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चीज रहती है। इंडस्ट्री में नेटवर्किंग ज्यादा जरूरी है या टैलेंट? दोनों। क्योंकि अगर आप पे टैलेंट नहीं होगा, आप किसी के भी बेटे हो, आपको डायरेक्टर ही लात मार देगा। तो आपको टैलेंट नो डाउट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। देखिए, कोई नहीं होता। जो इंसान ये सोच रहा है ना कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, मुझे सारा ज्ञान है, मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको शायद एक पंचर वाला पंचर बनाना सिखा सकता है आपको कोई खानसामा खाना बनाना सिखा सकता है। तो सीखने की कोई मतलब सीखने की कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो सीख लीजिए जितना हो सके, जितना आपका पोटेंशियल हो, जितना आपको लगे कि हाँ मेरी समझ से मैं एक्टिंग को समझ चुका हूं। जी। वैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिंग ही करते हैं। जो हम माँ बाप के सामने होते हैं वो हम दोस्तों के सामने नहीं होते, जो हम दोस्तों के सामने होते हैं वो हम शायद अपने गर्लफ्रेंड के सामने नहीं होते, जो हम गर्लफ्रेंड के सामने होते हैं वो हम शायद अपने बॉस के सामने नहीं होते। तो हम जिंदगी में भी एक ना एक किरदार निभा रहे हैं, बस उसको कैसे हम समेट के अपने अंदर उस पॉइंट पे ले आए जब कैमरे के पीछे खड़ा हुआ डायरेक्टर कहे कि एक्शन, और हमने वो चीज वहां पे चैनलाइज कर दी। तो मुझे ये लगता है, तो टैलेंट पहले आप एक्टिंग पे वर्क करिए। नेटवर्किंग देखिए हर फील्ड में जरूरी है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे एक्टिंग कर रहे हो, आप चाहे म्यूजिक कर रहे हो, नेटवर्किंग आपकी हर चीज में जरूरी है। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, मैंने बहुत अच्छा ये कप बना लिया, दुनिया को अगर पता ही नहीं है कि वेदांत ने ये बहुत अच्छा एक कप बनाया, तो ये क्यों बिकेगा? तो नेटवर्क इसलिए जरूरी है इसको बेचने के लिए, पर ये कप बनाने के लिए मेरा टैलेंट जरूरी है। सर, जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, नेपोटिज्म की भी बात करूंगी कहीं ना कहीं, तो बॉलीवुड में लोग कहते हैं कि यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत चलता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा के साथ जो हुआ, अगर हम ईयर मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, बट जब उनकी फिल्म आई थी लास्ट धड़कन के बाद से, उसके बाद आई थॉट उनका अक्षय कुमार के साथ धड़कन में बोला जा रहा था कि काफी रिलेशनशिप गोल्स चल रहे थे, जो कि किसी न किसी चीज को कि कहीं पे, बल्कि उन्होंने उसमें कास्ट भी नहीं किया था, ना उन्होंने कोई एक्ट किया था, फिर भी उनका नाम उनसे छेड़ा जा रहा था। उसी की वजह से किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर ने उनको फिल्म देना सीधा बैन कर दिया उनको। तो आप क्या ये हर एक्टर को फेस करना पड़ता है? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक नाम थी। और मैं बिल्कुल इस बात पे तो मानता हूं कि हाँ प्रियंका चोपड़ा बहुत ही मार्वलस आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो एक्टर हैं, वो एक सिंगर भी हैं। आप लोग ने शायद सुने हो दो बहुत ही
इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, एक विल आई एम करके है, विलियम, और जी, एक जी, पिटबुल, दोनों के साथ इनके गाने आए थे, इन माई सिटी और एग्जॉटिक। तो वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। उन्होंने अभी मतलब उन्होंने हॉलीवुड में भी काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये गुटबाजी देखिए हर जगह हो सकती है। हम जैसे हम ही लोग एक टीम बना लें और हम कहें कि हम फलाने से ये नहीं लेंगे, तो वो तो आपका पर्सनल ओपिनियन है और वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अब ये सब होता है इंडस्ट्री में, सुनने में आता है, आधा चीज को मीडिया भी थोड़ी हवा दे देती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या मतलब, सबको टीआरपी चाहिए तो इसलिए नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या ये चीजें इंसान के मेन आर्टिस्ट को खत्म कर देती है, क्योंकि उनका जो टैलेंट है वो इससे काफी बड़ा है। अगर उनका कुछ पर्सनल भी है तो शायद उसको साइड हटा के उनको बॉलीवुड में उतनी जगह देनी चाहिए। आप जगह उनको दे सकते हैं, मतलब, पर बात वही है ना कि इंसान के ईगो के सामने कुछ भी नहीं रहता। अहंकार में तो फिर रावण चले गए। तो मुझे ये लगता है कि अहम से बड़ा कुछ नहीं है। तो अगर लोगों में अहंकार है तो वो आपको नहीं काम करने देंगे। अब जैसे मुझसे कोई अगर किसी ने ईगो रखा ली, वो मुझे ही काम ना दे तो मैं नहीं करूंगा, मैं फिर कोई और काम करूंगा जो उन्होंने किया। और मुझे लगता है यही होना चाहिए कि आप आप रोज वही सेम इंसान नहीं रहते, आप बदलते रहते हैं, लाइफ बदलती रहती है। तो अगर यहाँ काम नहीं मिल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा अपने को स्टैब्लिश कर लिया हॉलीवुड में, तो मतलब उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ही थी। आप समझिए कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक जाना। यहाँ एक किसी भी इंडियन आर्टिस्ट को हॉलीवुड में रोल मिल जाता है, पूरा मीडिया इज गोइंग गागा कि अरे भाई ये है वो है। वो वहां पूरी सीरीज खुद कर रही हैं, तो पॉइंट उनके लिए तो अच्छा ही हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस ठीक है। कोई ऐसा ऑडिशन या मूवमेंट जो आज भी याद हो? हाँ प्लीज बताइए। हम लोग एनिमल में रणबीर कपूर के जो 11 भाई थे पिंड से, वो लेने जाता है जिनको, जी जी, उसमें हमने बहुत ही क्रेजी तरीका था ये संदीप सर का, संदीप रेड्डी वांगा जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से सबको फ्लाई डाउन कराया मुंबई ऑफिस, और 11 नहीं, उन्होंने 16 भाइयों को कराया, क्योंकि इतने शॉर्टलिस्ट करे थे, और इतने शॉर्टलिस्ट करे थे करीब 300 प्रोफाइल्स में। और 300 वही प्रोफाइल थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, कि अगर 6 फुट के ऊपर चाहिए तो हर आदमी वेदांत नहीं हो सकता। तो हमने 6 फुट के ऊपर सरदार, नॉन सरदार, बट पंजाबी स्पीकिंग, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो हमने सबको अलाइन करा। उन 300 में से 15-16 जो सर ने शॉर्टलिस्ट करे, उनको हमने ऑडिशन करने या सर से मिलवाने मुंबई बुलाया, खुद फ्लाई डाउन करा के। प्रोडक्शन ने, टी सीरीज था, तो उन्होंने वहां पे एक स्क्रिप्ट का ही पार्ट पढ़ा उनके सामने, उनको दिया पढ़ने को, और सर ने एक म्यूजिक सुनाई, टब्बर रीयूनाइट या टब्बर यूनाइट करके, वो बीजीएम में है एनिमल के पूरे एल्बम में, आप सुनिएगा, वो जिसमें ड्रम्स बज रहे होते हैं पीछे, तो सारे भाई उस पॉइंट पे मिलते हैं। वो उन्होंने सुनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम सब घर जाओ, ये कैरेक्टर पढ़ लो, अब जो भी तुम्हारा मन करे, कि सपोज रणबीर कपूर तुम्हारे पास आए हैं, तुम लोग को वापस ले जाने मुंबई, पिंड आए हैं तुम्हारे पास, इस पे तुम्हारा जो मन करे एज उसका भाई बन के कैरेक्टर, आप उसको रिप्लाई दे देना, और वो ही मुझे शूट करके भेज देना, मैं कोई लाइन नहीं दे रहा। वाओ। तो सबने कहा ठीक है सर। अब क्या हुआ, सबका ऑडिशन यूनिक है, अब कोई लाइंस नहीं है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई शायद कहेगा हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कोई कहेगा नहीं मैं क्यों चलूं, तुमने तो हमारे पिंड को छोड़ा था, व्हाटएवर। इसी में एक एक्टर हैं विवेक शर्मा करके, चंडीगढ़ के बहुत ही मंझे हुए एक्टर, थिएटर एक्टर हैं, वो स्टेज प्लेस करते हैं, उनका प्रोफेशनल ही एक्टर हैं वो, कि मतलब उनका प्रोफेशन ही ये है कि वो जगह जगह जाके प्लेस करते हैं, इवन कनाडा, इंटरनेशनली। तो उनका एक ऑडिशन सीन जो उन्होंने भेजा, 3-4 मिनट का ऑडिशन था, जो उन्होंने खुद लिखा था, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि आप अपनी लाइंस खुद बनाइएगा, वो सेम सीन मूवी में लिया गया है। तो ये एक बहुत यूनिक मैंने चीज देखी, और वो भी अपने फर्स्ट सिनेमैटिक प्रोजेक्ट में,
कि डायरेक्टर को किसी एक्टर की खुद की बनाई हुई लाइन ऑडिशन वाली पसंद आ गई। इतनी पसंद आ गई कि उसने वही सेम टू सेम लाइन, वही सेम टू सेम किरदार उसने वो उठा के मूवी में डाला। वाओ, सो मतलब सीरियसली ये भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मैंने खुद मतलब मैंने देखा, मैंने जब मूवी देखी मैंने कहा अरे ऐसा है और ऐसा है। तो ये एक आर्टिस्टिक फ्रीडम जो आपको मिलती है ना, क्रिएटिव फ्रीडम जिसको कहते हैं, ये बहुत जरूरी होती है। किसी भी अगर टीम वर्क आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है सब लोग को टीम के हिसाब से ऐसा ही काम होता है कि तुम्हारा कोई प्लस पॉइंट है, मेरा कोई प्लस पॉइंट है, हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों नेगेटिव्स को थोड़ी देर किनारे कर देते हैं। सर ने ऐसे काम किया तो देखिए वो सक्सेसफुल मूवी है। रणबीर कपूर जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल, बहुत no ही मतलब अब तो फादर भी हैं। हाँ। तो काफी, क्या ऐसा आपको कभी लगा, आपने तो उनके साथ काम किया है जी, तो, कि उनमें थोड़ा सा भी ईगो है या कोई चीज समझानी है? बिल्कुल नहीं, जीरो ईगो। तो कैसे हैं वो, मुझे हम लोगों को थोड़ा बताइए। वो मतलब एक्चुअली बहुत डाउन टू अर्थ एक्टर है। मैंने कभी मतलब उन्होंने कभी किसी से भी, मेरा मतलब उनके साथ जो डायरेक्शन टीम बाहर भी गई थी क्योंकि इसका स्कॉटलैंड में भी शूट हुआ था जी। जो वहां के लोग थे, जो इवन जो स्पॉट बॉय या स्पॉट ज्यादा थे, अपने लाइट टीम थी, एनी डिपार्टमेंट, उन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में या कभी भी बदतमीजी से किसी से बात नहीं की। एंड ही इज सो गुड विथ एवरीवन, मतलब कमिंग ऑन टाइम, मतलब आपका कॉल अगर इतने बजे है तो वो उतने ही बजे वहां पे होंगे, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डाउन टू अर्थ, ये भी नहीं कि मीडिया से कुछ मतलब, तो ही इज जेन्युइनली अ गुड गाय। तो वो वेरी हम्बल वाले जो होते हैं, ही इज वेरी हम्बल। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि वो मतलब सुपरस्टार है, एंड ही इज, बट यही है। बॉबी देओल, अरे काफी उनका तो कमबैक था ये तो। सीरियसली, और जो रोल किया है, माय गॉड, लास्ट में जो वो सीन था सर, वो किसने डिसाइड किया, कैसे सिनेरियो, आप थोड़ा बताइए। वो जो फाइटिंग सीन था, वो सब दैट इज ऑल संदीप सर, क्योंकि संदीप रेड्डी सर जो हैं, ही राइट्स हिमसेल्फ, ही डायरेक्ट्स हिमसेल्फ, ही एडिट्स हिमसेल्फ। वाह। तो उनके लेवल का जो मतलब जैसे उन्होंने जो लिखा है, तो वो ही समझ सकते हैं कि मुझे कैप्चर कैसे करना है, और वो ही समझ सकते हैं कि मुझे एडिट कैसे करना है। तो वो उनकी पर्सनल क्रिएटिव फ्रीडम है फिर, कि वहां पे फिर उनको कोई और नहीं चाहिए, वहां पे मैं खुद कर लूंगा, मुझे पता है, तुम लोग मेरी इसमें हेल्प कर दो बस। एक बार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार पूछना ही है। जी, जी। अनिल कपूर जी और रणबीर कपूर का वो जो सीन है कि पापा आप यहाँ बैठो, दोबारा से शुरू कर रहा हूँ और मैं करता हूँ, इस बार आप बोलोगे पापा पापा। जी। वो जो लाइन है सर, वो किसने सोची और कहाँ से शुरू हुई, और कितना मतलब सीरियसली। वो एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने कहीं ना कहीं बताया था कि मुझे तो डर है कहीं अभी इतना एक्ट में आ जाते हैं अनिल कपूर कि सच में मार देते हैं। एक्चुअली ये सब अरे वेरी सीनियर एक्टर्स, अनिल कपूर मतलब इन लोग के लिए एक्चुअली जॉब इज नॉट जॉब, उनके लिए दैट्स अ प्ले। वो जाते हैं, उनको पता है, दे आर सो मतलब इनटू द मोमेंट, कि उनको पता है भाई क्या करना, तो उनको मत बताओ। तो वो बह जाते हैं भाई ये लोग सीन में। सर लोग सब ये संदीप सर का ही कारस्तानी है, जो उन्होंने लिखी, जो उन्होंने रणबीर कपूर का पूरा कैरेक्टराइजेशन, पूरा कैरेक्टर आर्क दिखाया, सो पापा ऑब्सेस्ड। बट होता है, क्योंकि लव एंड एंगर मुझे लगता है सिमिलर इमोशंस हैं। आप प्यार में भी कोई भी हद पार करने के लिए रेडी होते हो, आप एंगर में भी कोई भी हद पार करने के लिए रेडी होते हो, तो कहीं ना कहीं वो लव एंड एंगर ना साइमल्टेनियसली ही चलता है। तो उन्होंने वो इतना ब्यूटीफुली इस मूवी में दिखाया कि पापा मेरी जान से लेके एट द एंड ऐसा वो अपने फादर से कह रहा है, तो वो पूरा एक आर्क कंप्लीट होता है। अब ये सब नुआंसेस हैं, ये मतलब बहुत ही क्रिएटिवली गिफ्टेड हैं, उन्हीं लोग के थ्रू आप ऐसा क्रिएशंस देख सकते हैं। मतलब हम तो सिर्फ एक मीडियम है, मैंने तो सिर्फ उनके लिए कुछ किरदार मतलब इंडिया से निकाल के उनको दिए, पर सारी तो उन्हीं लोग ने करी है, जो एक्चुअली कैमरे के सामने थे, जिन्होंने पेपर पे लिखी कहानी। तो ये लोग मेन है, दे आर द मेन पीपल बिहाइंड एनिमल। तृप्ति डिमरी जी काफी भाभी 2 के नाम से फेमस है। लॉन्च किया गया। जी। और उनका शायद
इस फिल्म में ज्यादा ही वेकअप रहा है, क्योंकि उसके बाद उनको फिल्म में एक्चुअली उसके बाद से वो लीड में ही गई हैं। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एक तो उनके बारे में थोड़ा जानना भी चाहेंगे, क्योंकि वो नई है बॉलीवुड में, थोड़ा लोगों को कम पता है उनके बारे में। अब तो खैर उनकी फिल्में आ ही रही हैं, बट थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कुछ। नहीं, सब बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे, बट वही है कि स्टार्स, आप उनके स्टार्स अभी अलाइन होने थे 2023 में जब एनिमल रिलीज हुई जी, जब लैला मजनू रिलीज हुई थी, नहीं होने थे स्टार्स अलाइन, और अब हुए तो उन्होंने फिर कार्तिक आर्यन के साथ काम किया, विकी कौशल के साथ काम किया, राजकुमार राव के साथ काम किया, मतलब फिर द लिस्ट गोज ऑन। तो वो आपके वही मैं कह रहा हूँ, टैलेंट एंड नेटवर्क, तो टैलेंट था, पर वही ये सेम चीज एक इंटरव्यू में अरशद वारसी सर ने कही थी कि टैलेंट अगर है भाई, रिकॉग्निशन मिलेगा, आज नहीं तो कल, बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो टैलेंट है, रिकॉग्निशन कब मिलेगा? तब तक क्या आप विदाउट वर्क, विदाउट मनी सर्वाइव कर पाओगे? ये एक बहुत ब्रूटल ट्रूथ है, मीडिया में भी और बॉलीवुड में भी, एनीवेयर आपका सर्वाइवल फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पैसा। अगर आप सर्वाइव नहीं कर, कितने लोग हैं जो, एक रैपर हैं हनुमान काइंड करके, जिनका वो बिग डॉग्स गाना बहुत हिट हुआ था, इंटरनेशनली हिट हुआ था। He used to work in gyms, he used to work in corporate jobs, but उन्होंने अपनी आर्ट नहीं छोड़ी, एंड देखिए he got recognized after 4-5 years। तो भाई आपको कुछ तो करना पड़ेगा। कितने लोग हैं, कितने एक्टर्स हैं, एक आसिफ करके हैं, he used to do petty jobs, वो वेटर का काम करते थे मुंबई में, एंड फिर उन्होंने मिर्जापुर करी, फिर उन्होंने पंचायत करी, पंचायत में जो बाहर से आते हैं घोड़ा खरीदने, पंचायत 2 में शायद, तो वो आसिफ हैं। भाई सबकी एक स्टोरी है, और सबको वही चमकती हुई चीज दिखती है, उसके पीछे नहीं दिखता है कि कितनी घिसाई हुई है। सर, तो वो पॉइंट है। सर, साबरमती रिपोर्ट पे आते हैं, आपकी वो कास्टिंग डायरेक्टर आप उसमें रहे हैं, तो सर विक्रांत मैसी जी इतने अच्छे एक्टर हैं, मंझे हुए खिलाड़ी है इस फील्ड के, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बाय एक्टिंग वो कैमरे के पीछे कैसे है? नहीं, ही इज अ वेरी गुड फेलो, क्योंकि कैमरे के पीछे अगर आपको देखना है तो उनकी 12th फेल जो आई थी उसकी पूरी BTS है, तो उसमें आपको कैमरे के पीछे का उनका पूरा किरदार समझ में आ जाएगा। बट यस, ही इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज ऑल्सो वेरी हम्बल, कोई टैंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं। होते हैं कुछ लोग जिनको टैंट्रम्स मतलब आ जाता है विद सक्सेस, विद मनी, यू डोंट नो, वो किसी को भी कभी भी क्लिक कर सकता है, बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड। उनके हम उनको प्रीमियर पे भी मिले थे, तो वही है, ही इज लाइक वेरी नाइस गाय। साबरमती रिपोर्ट पे इतना फील्ड में जर्नलिज्म की जैसे स्टूडियो को दिखाना और फिर एक दूसरे में पॉलिटिक्स करना एंड उस रिपोर्ट को दोबारा दिखाना और एक जर्नलिस्ट को ऐसे गिरा देना ऊपर, जो ऑन द कैमरा है वो बहुत अच्छी। तो क्या ये कैसे सर स्टोरी लिखी गई, क्या सीन रहा, थोड़ा समझाइए सर। मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ, वो भी लखनऊ से ही हैं, मिस्टर अविनाश सिंह तोमर जी। बिल्कुल, तो वो मिर्जापुर 3 के भी राइटर थे जी, और वो साबरमती रिपोर्ट के भी राइटर थे जी। तो एक्चुअली जो आप कह रही हो, जो जितना भी आपने ऑन स्क्रीन देखा है, ये सब राइटर लिखता है जी। तो ये सब इन लोग का होमवर्क था, जो ये लोग गुजरात गए, इन लोगों ने एक्चुअली वो रिपोर्ट्स पढ़ी, इन लोगों ने एक्चुअल वो जली हुई ट्रेन देखी, इन्होंने एक्चुअली वो मीडिया रिपोर्ट्स देखी, रियल इमेजेस थे, इन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी, फिर इन्होंने वो कहानी पूरी साथ में पिरो के लिखी है। तो हमारे लखनऊ से ही हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं जी, उन्हीं की देन है ये, जो इतना आप कह रही हो ना माइन्यूट चीजें मीडिया की, तो ये सब उन्होंने ही लिखी हैं। मतलब वो थे और एक उनके सबऑर्डिनेट, मतलब उनके साथ के ही राइटर थे, दोनों ने मिलकर लिखी है ये साबरमती। तो उनका नाम है अर्जुन, तो ये दोनों ने साथ में मिलकर ये मूवी लिखी। क्या जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो एक एक्टर जब उसको पढ़ता है तो उसके बाद ऐसा होता है कभी कि उसमें चेंजेस आने हो या उनपे वो फिट ना बैठ रहा हो, बार बार करने पे भी, तो पूरी स्क्रिप्ट एक्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? ये बड़े लेवल पे होती है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं अभी तक जी। बट हाँ, कुछ हैं एक्टर्स जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज करवाते हैं, मैंने सुना। सलमान भाई अब मुझे नहीं पता क्योंकि उनसे आगे तो कोई है ही नहीं, वो ऐसे बोलते मुझे लगता है अगर आप इतने साल से किसी एक्टर को जान रहे हैं, और वो भी
इस पूरी फिल्म मेकिंग को समझ चुके हैं, मतलब वो लोग इतने सीनियर हैं, वो लोग इसको मतलब घोल के पी चुके हैं। तो दे नो कि क्या वर्क करेगा। तो कभी कभी जो नया डायरेक्टर हो सकता है सीनियर एक्टर होगा, वो उनसे कह देगा कि भाई ये नहीं वर्क करेगा, मेरी बात मानो, इसको ऐसे करो, एंड वो वर्क करता है क्योंकि आप उनकी हिट फिल्म से इसको जज कर सकते हैं सीधे सीधे। तो अब ये तो बहुत आर्टिस्ट और डायरेक्टर के बीच की बात है, इसमें हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं। लखनऊ से मुंबई तक की जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, मैं लखनऊ में बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहा था जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से ही। तो साथ साथ मैं थिएटर्स में भी था, एनसीसी कैडेट भी था, जैसा मैंने बताया। मैं यूथ पार्लियामेंट का भी मेंबर था। मतलब मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। मुझे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते थे। शायद वही एक्सपीरियंसेस ने मुझे मोल्ड करके वो बनाया जो मैं अभी हूँ जी, आप यही कह सकते हैं। तो मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसीलिए मैं एनसीसी कर रहा था, क्योंकि एनसीसी की भी एक डायरेक्ट एंट्री होती है आर्मी में। तो किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। थोड़ा सा फैमिली ने भी अवॉइड किया इस चीज को कि मत जाओ, और अवॉइड करने की कोशिश करी इस क्वेश्चन को कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब आर्मी का नहीं हो पाया कुछ, तो मैंने मतलब मम्मा या पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, उन्होंने कहा कि इफ नॉट दिस देन व्हाट, मतलब क्या करना है अब। तो मैंने कहा मैं मुंबई जाऊंगा। मुंबई जाऊंगा क्योंकि मुंबई में मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में पढ़ा था जी। वो मुझे काफी, म्यूजिक मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बचपन से, बट मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट ना सुरताल का ज्ञान, मुझे कुछ नहीं था। मुझे सिर्फ म्यूजिक समझ में आती थी, म्यूजिक की वाइब समझ में आती थी कि हाँ ये अच्छा म्यूजिक है, ये नहीं है। एंड कई बार ये प्रिडिक्शन मेरा वर्क भी करा है। मेरी एक आदत थी, जब भी कोई एल्बम निकलता था मैं उसको 0 से लेके 100 तक पूरा एल्बम सुनता था, फिर मैं उसमें से अपने फेवरेट्स निकालता था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ कि वो फेवरेट्स ही चार्ट बस्टर्स होते थे या हिट होते थे। आप लोग ने शायद जो हनी सिंह का गाना ब्राउन रंग, इंटरनेशनल विलेजर, इट वाज रिलीज्ड ऑन 11th नवंबर 2011, 11/11/11 उसकी रिलीजिंग डेट थी, मुझे याद है। तो ब्राउन रंग आप लोग ने सुना होगा, जब उसका वो बुगाटी वेरॉन वाला दुबई वाला म्यूजिक वीडियो बना जी। मैंने वो 11/11/11 की रात को सुन लिया था। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था मेरे भाई के साथ। मैंने वो गाना सुना, मैंने कहा ये गाना वर्क करेगा। मेरे भाई ने कहा अरे कैसे, इसमें तो हनी सिंह की अपनी आवाज भी नहीं है, मतलब उसमें थोड़ा सा उसने अलग टोन में गाना गाया था। एंड वी ऑल नो व्हाट ब्राउन रंग इज। तो ऐसा कुछ था, बट ये मुझे तब नहीं पता था, तब तो मैं 9th क्लास में था जी। उसके बाद जब बॉम्बे, कम एज में म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। मैं कोई लैंग्वेज, कोई एल्बम, कोई जॉनरा, मैं कुछ भी उठा के सुन लेता था। मैं इस तरह का था, मतलब बहुत ही मिक्स्ड। मैं अभी भी, आप अगर मेरे साथ कभी ट्रैवल करोगे या मेरे साथ कभी पार्टी करोगे, आप देखोगे कि मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। नाइस। तो जब मैंने मुंबई जाने का तय करा, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन और डीजेइंग का मुझे कोर्स करना है। तो वहाँ मिले आदित्य सर, जिन्होंने मुझे, जो मेरे मेंटोर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। एक बीच में वायरल गाना था, बिन तेरे सनम, मीम्स पे यूज हो रहा था बहुत, वो उन्होंने रीमिक्स करा था। वो उन्हीं का वायरल रीमिक्स था जो मीम्स पे चल रहा था, आदित्य सर। तो उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाई। उसके बाद फिर मैंने म्यूजिक को परस्यू करा। साइड बाय साइड मुझे कास्टिंग का मौका मिला। तो म्यूजिक मैं रातों में परफॉर्म, मतलब अपना रात में काम करता था, दिन भर अपना कास्टिंग का काम करता था। ऐसे करके मुंबई की जर्नी थोड़ी इजी हो गई, क्योंकि काम वाम मिलने लगा। पर म्यूजिक ऐसी चीज है जिसने मुझे काफी अच्छे स्टेजेस तक पहुंचाया, काफी अच्छे रूम्स तक पहुंचाया। तो मैं इसीलिए, मेरा नेक्स्ट कोशिश है कि मैं म्यूजिक को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाऊं। और मेरा जैसा नाम है वेद वचन, मेरा लोगो भी आप देखोगे तो उसमें इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा है। वेद VED लिखा है, वचन WCHN लिखा है। तो मेरा म्यूजिक भी जो है, दैट्स एन एमलगमेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो मैं इंडियन वोकल या इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता हूँ, और वेस्टर्न बीट्स और वेस्टर्न वैसे को फ्यूजन बना के आई प्रिपेयर द सॉन्ग। वाओ, सो नाइस। सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस, अभी जहां पहुंचना है उतनी सक्सेस मिली नहीं है। तो सक्सेस मुझे लगता है नेवर एंडिंग थॉट है।
आप मतलब किसी के लिए शायद जहां मैं बैठा हूं वो सक्सेस है, मेरे लिए किसी और की सक्सेस है। तो सक्सेस मुझे लगता है बहुत ही नेवर एंडिंग एक ग्रीडी थॉट है जो रहेगा ही हमेशा साथ में। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब एक कोई सिनेरियो या? जी मैं अपने आप को 2 जगह देखना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि आप लोग ने अभी रिसेंटली शायद देखा हो कि अर्जुन रामपाल डीजे बन गए। या हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता, तो एक आदमी के 2 सपने नहीं हो सकते। जी। एक, मैं बॉलीवुड से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ बट एज अ प्रोड्यूसर। एक, मैं ग्लोबल स्टेज पे जाना चाहता हूँ अपनी म्यूजिक के साथ, विच इज वर्ल्ड का नंबर 1 म्यूजिक फेस्टिवल टुमारोलैंड। तो जैसे मैंने सनबर्न कर लिया जो इंडिया का नंबर 1 फेस्टिवल है, तो अब मेरा नेक्स्ट गोल यही है कि विद इन 5 years आई विल लैंड अप टुमारोलैंड में। अगर आपको फ्यूचर पार्टनर के लिए एक लाइन बोलनी हो तो क्या बोलना चाहेंगे? वैसे आप वेदांत को कैसी पार्टनर पसंद है? मैं पिछले 6 साल से सिंगल हूँ। मैं थोड़ा शायद इतने काम इसीलिए हो पाए क्योंकि सिंगल हूँ। तो अभी मैं पार्टनर और कमिटमेंट की ओर इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरा एक माइंडसेट है कि मैं हाफ हार्टेड कुछ नहीं करता। तो अगर मैं हाफ हार्टेड अपना काम करूंगा तो शायद मुझे काम भी पूरा नहीं मिलेगा, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं 5 साल बाद जो आपने पूछा वहां पहुंच भी ना पाऊं। और पार्टनर अगर किसी के साथ कमिटेड हूं, मैं हाफ हार्टेड वो भी नहीं करना चाहता। मतलब मैंने आपको बताया कि मैं हाफ हार्टेड नहीं करना चाहता कोई भी काम। तो इसीलिए अभी मेरा टोटल फोकस वही है जो 5 years डाउन द लाइन वाला प्लान है। वो हो जाए फिर देखते हैं। अभी ऐसा कुछ मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ठीक है जो है अच्छा है। आई लाइक बीइंग अलोन, आई लाइक सॉलिट्यूड। मैं मुंबई में भी अकेला ही रहता हूँ, कोई रूम पार्टनर नहीं, कुछ नहीं। आई कुक माई सेल्फ, आई क्लीन माई सेल्फ। मैं घर वर सब खुद ही साफ करता हूँ। मेरे वो डिसिप्लिन आप कह दो एनसीसी से आया, क्योंकि एनसीसी में आपको सब खुद करना होता था। तो मतलब एनसीसी ने मुझे मोल्ड करा। मैं वही कह रहा हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस ने मुझे मोल्ड करा। तो बस ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं तो लव आपके लिए क्या है? लव अच्छी चीज है। लाइक आप अपने पेरेंट्स से भी प्यार करते हैं, आप अपने जानवर से भी प्यार करते हैं। मतलब प्यार होता है। मुझे लगता है अब उसमें बाइफर्केशंस बहुत आ गए हैं। एक जो लविंग आदमी होगा, मुझे लगता है वो स्ट्रेंजर्स के लिए भी लविंग होगा। एक जो थोड़ा सा ऐठू आदमी होगा, ये लखनऊ का शब्द है, तो ऐठ जिसको कहते हैं, स्टबर्ननेस कह सकते हो, थोड़ा आप ईगोइस्टिक कह सकते हो। तो जो वो होगा वो जानवर को भी समझ में आ जाता है। आप देखेंगे मतलब एक रोड का अगर डॉगी होगा वो सबके पास नहीं जाता है, या वो सब पे नहीं भौंकता है। तो वो सेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है लव जो है उसको लव रहने दीजिए। बहुत अच्छी दुनिया है हमारे यहाँ थोड़ा। अच्छा, वेदांत को कभी लव हुआ है? हाँ ऑब्वियसली हुआ, तभी इसीलिए सीख गए। मुझे लगता है हाँ, मतलब वो लेड बाय एक्सपीरियंस। तो सीख गए। फिर वही 6 साल से फिर सिंगल, 7 साल से। अब तो 2026 चल रहा है। चलिए अब रैपिड फायर राउंड पे आते हैं, जो बताइए। 1 word आंसर है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिंग या डीजे नाइट? डीजे नाइट। सीरियसली? हाँ, आई लव डीजे नाइट्स। मुंबई या लखनऊ? लखनऊ। इट्स आई थिंक ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। कॉफी या चाय? कॉफी, ब्लैक। 1 बॉलीवुड एक्टर यू एडमायर? मनोज वाजपेयी। सीरियसली, क्यों? भाई बहुत ही रूटेड आदमी हैं। मैं उनसे पर्सनली नहीं मिला, बट जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, जितना मैंने उनके बारे में जाना, भाई बहुत ही ग्राउंड लेवल से आके इस लेवल पे आना। और भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर शायद हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर 100 मस्ट वॉच मूवीज ऑफ द वर्ल्ड में है। एंड उसके मेन प्रोटैगनिस्ट तो देखिए सरदार खान ही थे, मनोज वाजपेयी जी। तो मनोज वाजपेयी। तो अगर कोई मैसेज देना चाहे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मिलिए कभी मनोज सर। पीयूष सर से मिला हूं, आपसे भी मिलना है। 1 आर्टिस्ट यू वांट टू कोलैबोरेट विद?
डेविड गेटा। ओह अच्छा, मतलब एक रीजन, वैसे तो कोई रीजन की जरूरत नहीं है। आई एडमायर हिम एज अ म्यूजिशियन, क्योंकि उन्होंने भी, जो अब हम डेविड गेटा को देख रहे हैं, ये ऐसे स्टार्ट नहीं करा था ऑब्वियसली, क्योंकि हर आदमी जब स्टार्ट करता है ना तब की कहानी बहुत कम लोग बताते हैं, बट मैं जिसको आइडलाइज करता हूँ मैं उसके बारे में पूरा पढ़ता हूँ। तो डेविड गेटा स्टार्टेड इन अर्ली 90s एज अ वेरी स्मॉल फ्रेंच डीजे, ऐसे ऐसे करके, बट उनका भी वो जो म्यूजिक का सेंस है ना, कि प्लेइंग वो वाले गाने जो थोड़े से सुने सुनाए हैं, ताकि पब्लिक समझती है कि यार हाँ ये कहीं सुना हुआ है बट दिस इज अ न्यू वर्जन, तो दे कैन ऑल्सो रिलेट टू द डीजे। आप अगर डीजे पे सिर्फ एक जूबॉक्स बने बैठे हो, आप तो आप में और स्पॉटिफाई में कोई डिफरेंस नहीं है मुझे लगता है। यू आर देयर फॉर द पब्लिक, आप अपने लिए नहीं बजा रहे हो गाने, यू आर देयर फॉर द पब्लिक। पब्लिक अगर खुश है आप अच्छे डीजे हो। पब्लिक को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ट्रांजिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। आप स्पॉटिफाई से भी बजा दो, आप गांव की शादी में जाओ, लड़के यूट्यूब से डीजेइंग कर रहे होते हैं और वहां नॉन स्टॉप डांस चल रहे होते हैं। तो इक्विपमेंट से फर्क नहीं पड़ता आपकी, मुझे लगता है सिर्फ ये सोच से फर्क पड़ता है कि आप पब्लिक से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज अ वेरी पब्लिक वर्क। आप इसमें ऑडियंस ड्रिवन ही रहोगे। आपकी डांस फ्लोर खाली है, आप बैड डीजे हो, दैट्स इट। आपकी डांस फ्लोर भरी, आप अच्छे डीजे हो, खत्म। इतना ही इसमें डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो डेविड गेटा से ही मैंने ये चीज सीखी, ये मैंने उनसे चीट कोड सीखा था कि ऑलवेज प्ले रिनाउंड सॉन्ग्स जिसपे पब्लिक कनेक्ट कर पाए, पब्लिक साथ में लिपसिंग कर पाए, पब्लिक साथ में गा पाए। तो ही यूजेस दिस इन हिज ऑल फेस्टिवल सेट्स, ऑल द सेट्स। खुद ही रीमिक्स करेंगे बट ठीक है, ये वाली चीज है। एंड ऑल्सो वो हर जॉनरा पे वर्क करते हैं। जैसे जॉनरा होता है किस टाइप का म्यूजिक है, ट्रैप है, ट्रांस है, हाउस है, तो मैं भी हर जॉनर को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मुझे लगता है इसलिए शायद, क्योंकि मैं उन्हीं को आइडलाइज करता हूँ, तो वैसे ही काम कर रहा हूँ। म्यूजिक कहीं ना कहीं, जैसे आजकल डीजेस की बात की आपने, तो कभी कभी मैं ज्यादा म्यूजिक लवर हूँ वैसे तो जी। तो अगर म्यूजिक पसंद आती है, जैसे धार्मिक सेशन में भी लोग आ रहे हैं डीजेस में, तो ये फॉर्मल आपको कैसा लगा कि मतलब एक कॉम्बिनेशन है? अच्छा है। लाइक मेरा जो अभी लेटेस्ट रिलीज था यारी, जी तो यारी ईडीएम ट्रैक था, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक जिसको कहते हैं जी। तो मेलोडिक टेक्नो, जैसा कि धुरंधर मूवी में एक गाना था लुट ले गया, तो वो बॉलीवुड सॉन्ग है क्योंकि वो बॉलीवुड मूवी में यूज हुआ है, बट उसका एक कोई जॉनर होगा ना। तो शाश्वत सचदेव जी इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर। अटैक का म्यूजिक उन्होंने दिया, उरी का म्यूजिक उन्होंने दिया, मतलब डैम गुड म्यूजिक। वो भी सारे जॉनरास एक्सप्लोर करते हैं अगर आप देखिए। तो वो लुट ले गया जो गाना है, दैट्स अ मेलोडिक टेक्नो ट्रैक। वैसे ही ट्रैक यारी जो मैंने प्रोड्यूस किया, वो भी मेलोडिक टेक्नो ट्रैक है। आप वो गाना सुनेंगे तो उसके लिरिक्स क्या है, तू हारे भी ना, तू जीते भी ना, तू लाया है रब नाल यारी, तू हारे भी ना, तू जीते भी ना, तू लाया है मौला नाल यारी। सो दिस इज अ थिंग कि आपने जब ऊपर वाले से दोस्ती कर लिया तो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड फॉर यू, कि हाँ यार हार जीत क्या है, मेरे साथ तो ऊपर वाला है ही है ना। तो उस गाने का जब आप आर्ट वर्क देखेंगे, मैं शेयर कर दूंगा, आप पब्लिक को भी, इनको व्यूअर्स को भी दिखाइएगा। उसमें एक मेरा हाथ है जो आप कड़े से पहचान सकते हैं, और ऊपर से एक नीला हाथ है। अब वो नीला आप विष्णु जी कह सकते हो, मैंने तो वही सोच के लिखा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब फिर हम भागवत गीता पे ही आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, कि उसी ने ही मुझे ये ज्ञान दिया, तो मैंने वो ही ज्ञान को किसी तरह अपने सॉन्ग में पुट करा और एंड वो गाना रिलीज करा। अब जिसको वो समझ में आएगा वो सुनेगा, नहीं आएगा तो ऑडियंस अलग अलग है। तो मुझे लगता है ये जो आप कह रहे हो ना कि रिलीजियस मीटिंग्स एंड म्यूजिक, हाँ दैट कैन गो वेरी वेल। हमारे यहाँ सत्संग कब से चल रहे हैं, अब सत्संग में ही आप म्यूजिक किसी भी, आप हाउस म्यूजिक बजा दो, बट अगर वोकल सत्संग है तो क्यों नहीं। सीरियसली गुड। लेट नाइट क्रिएटिविटी या अर्ली मॉर्निंग पीस? लेट नाइट क्रिएटिविटी। वाह। फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। ओके। वन वर्ड फॉर बॉलीवुड? माया नगरी। माया नगरी। थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा, एक लाइन? हाँ, आप जब जाते हो आपके खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं।
there are very like large number of examples. आप स्टार्टिंग से उठा लीजिए, 70s 80s से उठा लीजिए, अभी तक उठा लीजिए, कितने एक्टर्स आए, एक मूवी करी, दिमाग खराब हुआ, कुछ नहीं कर रहे। फिर होता क्या है, आपके क्या कहते हैं, आप अपने आप को वो समझने लगते हो जो शायद आप हो नहीं, उस चीज में आप वो करने लगते हो जो आप कभी थे नहीं। तो आप अपनी रियल सेल्फ भी भूल जाते हो, और जिस सेल्फ को आप पकड़ लेते हो वहां तक कभी पहुंचोगे नहीं, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, और आप पे उतना काम भी नहीं है। देखिए, आप अगर उतना काम कर रहे हैं तो शायद आपको, क्योंकि पैसा भी मिल रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, बट फिर आपकी शायद गलत आदतें बन जाती हैं, गलत सर्कल्स बन जाते हैं, तो कितने लोगों का उसमें करियर खराब हो जाता है। तो माया है वो, मतलब इट इज अ प्लेस जो आपका दिमाग ऐसे खराब कर सकती है। आप थोड़ा भी भटके आप गए। इसीलिए मुझे लगता है, जो वहां मैं रहा हूं अकेले, मुझे इस चीज पे बहुत सोचने का, बहुत चीजों का मौका मिला। मैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं, वो जानते होंगे कि मैं मुंबई में ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करता हूं, ना कि लखनऊ में, जो कि मेरा होम टाउन है। आदमी उल्टा करता है कि लखनऊ में अरे पेरेंट्स हैं, ये है वो है, ज्यादा डिसिप्लिन रहता है। मैं लखनऊ में ज्यादा फ्री रहता हूँ, और बॉम्बे में ज्यादा डिसिप्लिन रहता हूँ कि टाइम पे खाना, टाइम पे ये, टाइम पे वो, क्योंकि भाई वो मेरा कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। तो कर्म भूमि को फिर उसी तरह से रिस्पेक्ट भी करो, तो वो फिर शायद दिमाग नहीं खराब करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। वन वर्ड फॉर सोशल मीडिया? टॉक्सिक। सीरियसली? हाँ। ऐसा कोई किस्सा जो बताना चाहे? मेरा नहीं है, बट सबका ही है। देखिए, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम यह है कि लॉट ऑफ ज्ञान आपको चाहिए भी नहीं, पर आपको मिल रहा है, फीड हो रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये बहुत करता हूं, आप अगर मेरा सोशल मीडिया देखोगे भी, आप उससे पूरा नहीं पता लगा पाओगे कि क्या हूं मैं या कैसा हूं। वो एक अलग ही फील्ड है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं ऐसी फील्ड में हूं, तो मुझे सोशल मीडिया एक्टिव रखना पड़ता है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा, फेम या फ्रीडम, इफ आई विल गेट फ्रीडम, यू वोंट फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, बात खत्म। योर लाइफ इन वन लाइन? खुली किताब। जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, फिर उसमें कोई दो राय है नहीं, कोई झूठ नहीं है। कोई मैं कोशिश करता हूं कि झूठ ना ही बोलूं, क्योंकि एट द एंड झूठ खुल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है आपको क्रेडिबल रहना चाहिए। बैंक भी आपको तभी लोन देगा जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। तो क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी है, तो इंसान भी आप पे इमोशनली तभी इन्वेस्ट करेगा, या मेंटली या फिजिकली तभी इन्वेस्ट करेगा जब आप क्रेडिबल हो गए। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो फिर साथ वाले कैसे देते हैं, ये भी समझिए आप। बैंक तो और चाहता है कि आप लोन लो। तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है इंसान की। तो आई ट्राई टू बी एज मच क्रेडिबल एज आई कैन। कोई एक गाना आपका जो बनाया हुआ है, वो 2 लाइन? अरे मैं गायक नहीं हूँ। मैं संगीतकार हूँ, गीतकार नहीं। हाँ, तो अरे यही कोई भी एक गाना जो आपको पसंद आता हो, या आपके दिल के बहुत करीब हो। दिल के करीब तो नुसरत साहब की एक है भाई, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी लिखी हुई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक जैसे आने वाला टाइम है जो जेनजीज के लिए एक क्वेश्चन रहता है कि जब हम स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें, जो हमको कोई देखे कि हमें भी दिखना है, हमें भी बिकना है। क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया पे फॉल्स न्यूज, ट्रू न्यूज, कास्टिंग डायरेक्टर पहुंचना वहां तक, कैसे सर ये पॉसिबल है? तो कुछ जो संदेश है वो देखिए, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मैंने भले ही टॉक्सिक बोला, बट इट हेल्प्स ऑल्सो समटाइम्स। आपके ये डिविजन्स खत्म हो गए। आप लखनऊ में बैठे, मुंबई में कोई एक फिल्म बन रही हो, आप उसका ऑडिशन दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसमें लखनऊ का शूट हो, आप लखनऊ से सेलेक्ट हो गए, खत्म बात।
तो आप स्टार्ट करिए वही बेसिक इंफॉर्मेशन गूगल, और आप गूगल पे ये देखिए कि कौन से जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सिर्फ उनके जेन्युइन पेजेस पे ही देखिए कि कास्टिंग कॉल क्या है, और जेन्युइन पेजेस पे या तो ब्लू टिक होगा या तो जेन्युइनिटी दिखती है भाई। आप मतलब एक फेक और एक जेन्युइन पेज में आपको जेन्युइनिटी दिखेगी। जेन्युइन कास्टिंग वाला कभी पैसा नहीं मांगेगा, वो कमीशन मांग सकता है बट आफ्टर द पे, पहले नहीं। जैसे बीच में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, लोकल लाइन प्रोड्यूसिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो आपसे एक अपनी कास्टिंग फी जरूर ले सकता है बट आफ्टर द पेमेंट इज रिलीज। काम दिलाने के लिए जो पैसा ले रहा है ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आप वहीं से पीछे हो जाओ। आप पहले अपना खुद से देखो कि एक्टिंग में क्या क्या चाहिए, आप पहले उसको रवा करिए। बिल्कुल परफेक्ट तो आप कभी ना होइए, वरना आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपने कहा ना कैसे शुरू करें, थोड़ा सा सीख के शुरू कर दो, फिर अलोंग द वे आप सीखते रहो। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड में तो परफेक्ट एक ही है एकदम से क्लिक किया तो मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर। हाँ नहीं, हैं परफेक्शनिस्ट हैं वो बट वही है कि हाँ, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट होकर स्टार्ट करूंगा तो शायद कभी काम स्टार्ट ही ना हो। तो आप पहले स्टार्ट कर लो, फिर बिल्ड इट अलोंग द वे। बहुत लंबा रास्ता है। तो क्या पेशेंस की सख्त बहुत जरूरत है। ये आज आपको याद होगा पुराने गाने, जो मैं नुसरत साहब का गाना बता रहा हूँ, ये 7-8 मिनट लंबा है, ठीक। आजकल के गाने 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट मैक्स में खत्म हो जाते हैं। पेशेंस नहीं है, क्योंकि हम पूरी मूवी से शॉर्ट्स पे आ गए हैं। हम पहले मूवी देखते थे तो आराम से देखते थे, पूरा एक बिल्डअप होता था, एक ड्रॉप होता था, एक ब्रिज होता था, फिर एक बिल्डअप होता था, फिर एक ड्रॉप होता था, ऐसे करके मूवी खत्म होती थी, स्टार्टिंग होती थी, एंडिंग होती थी। अब सब इतना क्विक है क्योंकि आपको हर चीज बहुत क्विक चाहिए। मुझे समोसा खाना है, मैं ब्लिंकिट कर लूंगा। मुझे गुलाब जामुन खाना है, मैं ब्लिंकिट कर लूंगा। तो एवरीथिंग इज लाइक ऑन योर फिंगर टिप्स। तो पेशेंस की तो ऑब्वियसली कमी है, और हर चीज जब आपको तुरंत तुरंत मिलने लगेगी ना, तो आपका डोपामीन भी क्रैश होने लगता है। भाई आपको तुरंत तुरंत जो चाहिए वो तुरंत मिल रहा है। ये वही बिगड़े बच्चे हैं जिनको बचपन में तुरंत तुरंत हर चीज मिल जाती है। हम वो बिगड़े बच्चे खुद बनते जा रहे हैं। हम कहते नहीं थे कि ये जो मांग रहे इसको अभी मत दो, इसको थोड़ा सीखने दो। अब हम वो खुद बन गए हैं। अब हम ऑफिस पे हैं, 8वीं मंजिल पे, कौन नीचे जाए, रुको, बुला लिया, वो आ गया, उसने डिलीवर कर दिया, क्योंकि पैसा है, पेशेंस नहीं है। तो ये मुझे लगता है पेशेंस इज अ वर्च्यू, बहुत पुरानी कहावत है, जरूरत है काफी ज्यादा। और ये सिर्फ जेंजी को नहीं, सबको जरूरत है। मेरी एज के इतने इम्पेशेंट लोग हैं, तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। जितनी समय की थोड़ी कमी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम आपसे एक नए चीज पे फिर आएंगे बात करने के लिए। जरूर। तो आपसे विदा लेते हैं जी। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। हम लोगों को ऐसा लगा कि कैरेक्टर हम प्ले कोई और कैरेक्टर कर रहे हैं, हम लोग कहीं और हैं। सीरियसली एक्चुअली बहुत अच्छा था द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, जितना भी हमारी बात हुई सब अच्छा था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेद वचन यानी वेदांत शाह का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।